बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक। मैं हूँ नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुस्तहकम मईशत तरक्की की राह पर गामजन। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। बैरूनी सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसीज पर बढ़ता एतमाद। महंगाई की शरह में जबरदस्त कमी 38% से कम होकर 7% पर आ गई। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। बरामदात का हजम भी बढ़ा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मौशी सूरत हाल पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। तरजीही शोबों के लिए माली मुआवनत की पेशरफ्त का जायजा। मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस, ज़राई और SME सेक्टर्स के लिए मुशावरत की तजावीज़। वज़ीर ख़ज़ाना की PBA और स्टेट बैंक के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स 95,307 की सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 232 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 94,995 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। बैरूनी करंट अकाउंट तीसरे महीने भी सरपरस्त। फूड मसनूआत की बरामदात 2 अरब 36 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई। IT बरामदात में भी 35% इजाफा। बरामदात 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स रही। SIFC की कोशिशें रंग लाने लगी। मुस्तहकम दिफाई सनत आलमी मंजरनामे पर नुमायां होने लगी। कल से एक्सपो सेंटर कराची में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। मकामी तौर पर तैयार होने वाली दिफाई मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। दुनिया भर से 550 से ज़ायद नुमाइश कुनिंदगान स्टॉल्स लगाएंगे। टैंक, जंगी तैयारों, आबदोज़ों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स समेत जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, तुर्किया, ईरान, यमन, चीन, भारत, जापान, मलेशिया, सिंगापुर समेत 55 मुमालिक शिरकत करेंगे। अमन, इलाकाई तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन। इलाकाई राबतों के फ़रोग़ में पाकिस्तान का अहम किरदार। पाकिस्तान अमरीका नॉलेज कॉरिडोर प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान और अमरीका का इश्तराक ज़रूरी है। सेहत तालीम के शोबे में सरमायाकारी को फौकियत दी जाएगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। रियासत पर चढ़ाई करने वालों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। एहतजाज नहीं, माफ़ी की भीख है। PTI को सियासी मफादात के सिवा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं। इंतशारी पार्टी पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ अंदरूनी ग्रुप बाहम दस्तो गिरेबां। यकीन है 24 नवंबर का एहतजाज भी हस्ब साबिक 0 बराबर 0 ही रहेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारियों के हवाले से अपीलों पर समाअत। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारट के मुखालिफ उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर के वकील ने तारीख मांग ली। हमारे वकला की मुकम्मल तैयारी थी और तमाम दस्तावेजात भी मौजूद थी। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं। अगर उनके पास शवाहिद मौजूद थे तो तारीख क्यों मांगी? पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारट। बुशरा बीबी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़ी। अनारकी फैलाओ वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहो। बुशरा बीबी की वजीर आला KPK को खुली धमकी। एहतजाज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डालने वालों को सियासी रिश्वत की पेशकश। जो एहतजाज में ज्यादा लोगों को लाएगा पार्टी टिकट और ओहदा सिर्फ उसे ही मिलेगा। बुशरा बीबी की नई शर्त। PTI अरकान, सूबाई वुज़रा और अहम रहनुमा नाराज। 7 रहनुमा पार्टी अजलासों से मुसलसल गैर हाजिर। एहतजाज की तैयारियों के हवाले से इजलासों में भी अहम रहनुमाओं की अदम शिरकत। सानह 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी का इल्जाम। रेस कोर्स के मुकदमे में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया।
وہ ہمارے فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں یا ان پہ جو ہے وہ وار کیے جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جب ہمارے ملک کے محافظوں پہ اس طرح کا حملہ ہو تو یہ پورے ملک کے لیے فکر کی بات ہے، اور اس سے جو ہے پوری قوم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ دوبارہ کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا آدمی حرکت نہ دوبارہ کر سکے۔ فوجی ہمارے ملک کا خیر خواہ ہے، وہ ہمارے ایک ملک بچائے گا، یہ کسی کو حق دینا نہیں چاہیے۔ پاک فوج کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر کوئی حملہ کرے، ظاہر سی بات ہے وہ تو دہشت گردی کی اس پہ دفعات لگیں گے۔ عسکری تنصیبات پر بلا جواز حملے لمحہ فکریہ، 9 مئی جیسے واقعات عوام اور افواج کا حوصلہ پست کرنے کی ناکام کوشش۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی اور حفاظت کی ضامن ہے، 9 مئی کے کردار آرمی ایکٹ کے تحت سزا کے مستحق، سانحہ 9 مئی پر عوام کا رد عمل۔ پنجاب اور اسپین موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی پر اشتراک کار بڑھانے پر متفق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپین کی سینٹ کے وفد کی ملاقات، دو طرفہ تجارت اور سیاحت کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ معیشت اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے لیے مشترکہ کاوشوں پر بھی گفتگو۔ پنجاب کو سیاحتی مرکز بنا رہے ہیں، ہسپانوی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ سموگ میں کمی، لاہور اور ملتان کے علاوہ پنجاب کے تمام اضلاع میں کل سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ طلباء، اساتذہ اور عملے کے لیے ماسک کا استعمال لازم۔ اسکول انتظامیہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ حکومتی اقدامات میں تعاون پر عوام کے شکر گزار ہیں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب۔ شریف خاندان کو سزا دینے کے لیے ان کے کاروبار کو 4 بار دیوالیہ کرایا جا چکا۔ ملک اور قوم اور اصولوں کی خاطر شریف خاندان نے نجی کاروبار کے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کیے۔ کمپنیز کے دیوالیہ ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ برطانوی عدالت نے حسن نواز کے موقف کو درست قرار دے دیا۔ شریف خاندان کے ترجمان کا برطانوی عدالت سے حسن نواز کی کمپنی کو دیوالیہ قرار دینے کی خبر پر بیان۔ 15 بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز، درخواست کے ہمراہ 2 لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے، دوسری قسط قرعہ اندازی کے بعد وصول کی جائے گی۔ بقیہ واجبات 1 تا 10 فروری ادا کرنا لازمی ہوں گے۔ سرکاری اسکیم کے تحت 79,605، جبکہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کی 5,000 نشستیں مختص۔ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری، 76 فلسطینی شہید، جھڑپوں میں 2 یہودی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے بیروت پر بھی حملے، 2 طبی کارکنوں سمیت 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ سعودی عرب کی اسکولوں اور اقوام متحدہ کی امدادی ادارے پر بمباری کی شدید مذمت۔ غزہ میں نسل کشی کی بین الاقوامی تحقیقات ہونی چاہیے، پوپ فرانسس۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں، متعدد بے گناہ نوجوان گرفتار۔ بھارت مقبوضہ علاقے میں نافذ کالے قوانین منسوخ کرے، درینہ تنازع کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے بین الاقوامی مداخلت ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ تنازع کا مذاکرات کے ذریعے حل کے لیے ثالث کا کردار ادا کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی، بھارت کو تحفظات ہیں تو وہ ہم سے بات کریں۔ باقی تمام ٹیمیں یہاں آنے پر رضامند ہیں، سیاست کو کھیلوں سے دور رکھنا چاہیے۔ آئی سی سی جلد ایونٹ کے شیڈیول کا اعلان کرے گا۔ عاقب جاوید چیمپئنز ٹرافی تک وائٹ بال ہیڈ کوچ ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو۔ جینک سنر اے ٹی پی ٹینس فائنلز کا اعزاز جیتنے والے پہلے اطالوی کھلاڑی بن گئے۔ فائنل میں امریکہ کے ٹیلر فرٹز کو 6-4 اور 6-4 سے شکست۔ اور یویفا نیشنز فٹ بال لیگ، فرانس نے اٹلی کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے اینڈرین ریبیوف کے 2 گول۔
हेड लाइन्स आपने जानी, बढ़ेंगे तफसील की जानिब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मईशत की तरक्की के लिए इकदाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7%, जबकि पॉलिसी रेट भी 22% से कम होकर 15% पर आ गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़रई शोबे में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की तब ही मुमकिन है जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। इजलास में वजारत ख़जाना ने IMF के वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। इजलास को मईशत के इशारियों और महंगाई की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में दस्तयाब ऑनलाइन शोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लिए बिडिंग राउंड शुरू करने का फैसला किया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम कंसेशंस की डिजिटलाइजेशन की जारी कोशिशों के बारे में भी इजलास को आगाह किया गया। कमेटी को एक मरबूत एनर्जी मॉडलिंग स्टडी के आगाज़ के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई, जिसका मकसद पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में तेल, गैस और LPG के किरदार पर तवज्जो मरकूज करना है। कमेटी ने माहाना या सेमाही बुनियादों पर गैस की फ़रोख्त की कीमतों पर नजरसानी की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ एक वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया। इजलास में तरजीही शोबों के लिए माली मुआवनत की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PBA ने वज़ीर ख़जाना को इदारे के इक़दाम के बारे में आगाह किया, जिनका मकसद एक जामे और पायदार मालियाती निज़ाम की तश्कील है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने ज़राई और SME सेक्टर्स के लिए डेटा इकट्ठा करने के हवाले से टेलीकॉम कंपनियों और पावर कंपनियों समेत मुतल्लिका शराकतदारों के साथ मज़ीद मुशावरत की तजवीज़ दी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने कंट्री डायरेक्टर MFN की सरबराही में इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर ख़जाना को बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। AGB इंतज़ामी इस्लाहात, FBR की डिजिटलाइजेशन, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत में कमी और पेंशन इस्लाहात में तकनीकी मुआविनत फराहम कर रहा है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने AGB के मनसूबों और तकनीकी मदद को सराहा। उन्होंने कहा कि बैंक की इमदाद के तरजीही शोबे पाकिस्तान की तरक्याती ज़रूरियात के मुताबिक हैं। डॉक्टर तारिक नियाजी और वज़ारत ख़जाना के हुक्काम भी इस मुलाकात में मौजूद थे। नाज़रीन, हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसीज़ के बायस मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और मुल्क की बरामदात में इजाफा हो रहा है, जबकि करंट अकाउंट तीसरे महीने भी सरप्लस रहा है। स्टेट बैंक ने माशी सूरत हाल के हवाले से आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। देखते हैं ज़मीर अब्बास की ये रिपोर्ट। हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज और मुश्किल फैसले मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान का बैरूनी करंट अकाउंट तीसरे महीने भी सरप्लस रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर के महीने में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 28 करोड़ 70 लाख डॉलर खसारे में था। इसके अलावा रवा माली साल सितंबर के महीने में करंट अकाउंट 8 करोड़ 60 लाख डॉलर, जबकि अगस्त में 2 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस था। माली साल के पहले 4 माह में करंट अकाउंट 21 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले माली साल में 1 अरब 52 करोड़ डॉलर खसारे में था। मुल्क की बरामदात में भी इजाफा देखा जा रहा है। रवा माली साल के पहले 4 माह में मुल्क की फूड मसनूआत की बरामदात 2 अरब 36 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 22% ज्यादा है। इनमें बासमती चावल 52% इजाफे के बाद 1 अरब डॉलर, जबकि चीनी 413% इजाफे के बाद 10 करोड़ 80 लाख डॉलर रही हैं। चीज़ें बेहतरी की तरफ है। गवर्नमेंट की विल है कि इसको और चीज़ों को बेहतर से बेहतर करे। इन्फ्लेशन के नंबर्स भी लग रहा है कि और नीचे जाएंगे, और प्लस है कि मॉनेटरी पॉलिसी दिसंबर में उसमें लग रहा है कि 2% का कट होगा, तो फर्दर आप देख सकते हैं कि जो फिक्स में पैसा पड़ा हुआ है वो स्टॉक मार्केट में ही आएगा। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 232 पॉइंट्स के इजाफे के बाद पहली मरतबा 94,995 पर बंद हुई। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
آئی ٹی کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں آئی ٹی کی برآمدات سے حاصل ہونے والی رقوم 33 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں، جو گزشتہ مالی سال اکتوبر میں 23 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز تھی۔ وزیر مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزا فاطمہ نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں آئی ٹی کی برآمدی ترسیلات میں 34.9% ریکارڈ اضافہ ہوا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ آئی ٹی برآمدات میں اضافے کے لیے حکومتی اقدامات جاری ہیں۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کل سے کراچی میں شروع ہو رہی ہے۔ نمائش 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ نمائش میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے 55 ممالک کے 550 سے زائد نمائش کنندگان اپنے سٹالز لگائیں گے۔ مزید تفصیل ذیشان احمد خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ آئیڈیاز 2024 کے 12ویں ایڈیشن میں جدید اور روایتی دفاعی ساز و سامان کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا، جو کہ ملک کی صنعتی ترقی کی عکاسی کے ساتھ ساتھ دفاعی پیداوار میں اسلحہ، ٹینک، جنگی طیارے، ہیلی کاپٹرز، بحری جہاز، آبدوزیں، ڈرونز، میزائل، سائبر ڈیفنس، سیٹلائٹ اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کو متعارف کرانے کا اہم ذریعہ بنے گا۔ نمائش میں مقامی اور بین الاقوامی مندوبین، سیکیورٹی تجزیہ کار، نمائش کنندگان اور اعلیٰ سطح پالیسی و منصوبہ ساز شرکت کریں گے، جبکہ گاڑیوں کی وسیع رینج بھی نمائش کا حصہ ہے۔ ڈیپو کے میڈیا ڈائریکٹر کموڈور اعتزاز خالد نے پی ٹی وی کو بتایا کہ ڈیفنس نمائش سے ملک میں تیار ہونے والے ہتھیاروں اور جنگی حربی ساز و سامان کو بین الاقوامی سطح پر عالمی امن کے لیے فروغ دینے کا ذریعہ بنے گا۔ 65 ایگزیبٹر سے جب بڑھ کے مور دین 550 ایگزیبٹرز آ گئے، جس میں پلس 300 انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبٹر ہے۔ الحمدللہ ہر 2 سال بعد یہ نمائش ہوتی ہے اور ہمیشہ اس میں اسٹرینتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس دفعہ کی خاص نمائش میں خاص چیز جو آپ دیکھیں ہیں کہ یو اے وی ٹیکنالوجی دنیا میں بہت ایک اہم کردار ادا کری ہے۔ تو پاکستان نے شہپر 3 ایک یو اے وی بنائی ہے، جو کہ دنیا کی کسی بھی جدید یو اے وی کے مقابلے میں ایک مکمل مقام رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں اس دفعہ ہمارے دوست ملک ایران، ٹرکی، چائنا، اس کے علاوہ انٹرنیشنل دنیا سے ویسٹ سے یو کے، اٹلی اور بہت سے ممالک پارٹیسپیٹ کریں۔ دفاعی پیداوار اور برآمدات SICFC کے ترجیحی شعبوں میں شامل ہے اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن کے لیے آئیڈیاز 2024 اس بات کی واضح عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان جہاں امن اور خوشحالی کا خواہاں ہے، وہاں وہ اپنی دفاعی صلاحیت میں بین الاقوامی سطح پر کسی سے کم نہیں۔ نمائش میں چین ایک بڑا نمائش کنندگان ہے، جبکہ ایشیا، مشرق وسطیٰ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، ترکی اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس حربی آلات کے لیے آئیڈیاز 2024 ایک انٹرنیشنل برانڈ بن چکی ہے اور تمام دنیا سے وفود بڑی تعداد میں اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ایکسپو سینٹر کراچی۔ اسپین کی سینٹ کے وفد نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ وفد کی وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ اسپین کی سینٹ کے وفد نے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور سیاحت کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر معاشی تعاون، موسمیاتی تبدیلی، رسک مینجمنٹ سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسپین یورپی یونین میں پاکستان کا دوسرا بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے۔ دونوں ملکوں میں باہمی تجارت کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کو سیاحتی ہب بنا رہے ہیں۔ اسپین کے سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسپین کے پارلیمانی وفد نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا اسپین کے سینٹ کے وفد کی پاکستان آمد خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین میں پاکستان کو ہمیشہ اسپین کا تعاون میسر ہوتا ہے۔ فلسطین کے معاملے پر جس طرح اسپین نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی، یہ باعث خوشی ہے۔ گورنر پنجاب نے مہمانوں کو گورنر ہاؤس کی تاریخ کے حوالے سے کتاب تحفے میں دی۔ اسپین کے سینٹ کے 4 رکنی وفد نے پنجاب اسمبلی میں اسپیکر محمد احمد خان سے ملاقات کی۔ اسپیکر محمد احمد خان نے کہا کہ اسپین کے پارلیمانی وفد کا دورہ پاکستان اسپین کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی وفود کے تبادلے سے 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اسپین کے وفد نے پاکستان میں پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پاکستان میں قابل تجدید توانائی اور زراعت میں تعاون کے لیے نئے مواقع تلاش کرے گا۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ دنیا کی 90% تجارت کا دار و مدار جہاز رانی کی صنعت پر ہے اور پاکستان کی بندرگاہوں کو کافی حد تک بہتر کیا ہے۔ ہانگ کانگ میں انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ کے زیر اہتمام گلوبل میری ٹائم ٹریڈ سمٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ پر تیزی سے کام جاری ہے۔ یہ پورٹ تجارت کے لیے چین، روس، ہانگ کانگ اور دوسرے ممالک کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔
नई मैरीटाइम पॉलिसी के तहत बैरूनी सरमायाकारों को टैक्स में छूट और दीगर सहूलतें फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान के बड़े तिजारती शराकतदारों में से एक है। इस्लामाबाद में मुल्क की तामीर नौ में USAID के ताउन से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन तिजारती हजम $6.5 अरब है, जिसे मजीद बढ़ाने के लिए कोशां हैं। तफसील समीउल्लाह से। मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका तिजारती ताल्लुकात से न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि जिद्दत और इक्तसादी इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क तिजारती मसाइल के हल, मजबूत और बामी मुफाद पर मबनी इक्तसादी शराकतदारी कायम करने के लिए कोशां हैं। The United States has been instrumental in transforming Pakistan's infrastructure landscape. Iconic projects, as it has been mentioned, such as Mangla and Tarbela dams, continue to serve as lifelines for our agriculture and energy sectors. US-supported initiatives in healthcare, education and transportation have improved the quality of life for countless citizens. These projects not only address Pakistan's immediate needs but also lay the foundation for long-term growth and development. पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। पाकिस्तान में तालीम, सेहत समेत बुनियादी ढांचे के मंसूबों में अमेरिका मुआवनत फराहम कर रहा है। It's an enduring partnership. Represents more than a $2 billion investment, and what it means is tangible improvements in roads and bridges, healthcare, education. You see in these displays that we have here some of the incredible schools and institutions of higher education that we've helped develop here in Pakistan. Means reliable electricity and water for the people of Pakistan. पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल को USAID की जानिब से पाकिस्तान में किए गए फलाही कामों और मुस्तकबिल में शुरू होने वाले मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रियासत पर चढ़ाई करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI एहतजाज का मकसद माफी की भीख मांगना है। इंतशारी टोले को सियासी मुफादात के सिवा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PTI पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ ग्रुप बाहम दस्तो गिरेबां हैं। तफसील रिजवान आरिफ से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि इंतशारी गिरोह पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स दस्तों गिरेबां हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज पर यकीन रखने वालों को मफादात के सिवा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा कि इनके एहतजाज का मकसद सिर्फ माफ़ी की भीख मांगना है। ये पहला ऐसा सियासी एहतजाज और लॉन्ग मार्च और धरना होगा जिसमें मकसद क्या है कि हमने पाँव पड़ना है। पार्टी भी पूरी ऑन बोर्ड नहीं, पार्टी खुद एहतजाज कर रही है, उसके सीनियर लोग जो हैं, जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का हिस्सा ही नहीं है। इस एहतजाज की वजह क्या है? वजह बानी PTI की रहाई या वजह कोई और नहीं है। मसला क्या है? पार्टी पर कब्जे का मसला है। KPK हुकूमत पे अपना रोब और उस पर कंट्रोल रखने का। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की मुफाद को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल फैसले किए। मियाँ नवाज शरीफ के दौर के बाद फिर से सिंगल डिजिट में महंगाई है, 7% पे है, जो 40% पे थी। पाकिस्तान में IMF की डील हुई है, पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी की बात हो रही है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त सबसे दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज बनी हुई है। पाकिस्तान में रुपया तकड़ा हुआ है। पाकिस्तान में दूसरे जो ममालिक हैं वो हमसे बातचीत करके कारोबार और तिजारत करना चाह रहे हैं। और हुकूमत का फोकस दहशतगर्दी की जंग है, हुकूमत का फोकस पाकिस्तान की मईशत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI के साथ डबल गेम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर PTI बतौर जमात यतीम हो चुकी है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि PTI समेत तमाम सियासी जमातों को बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त मज़ाहमती सियासत और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
कराची में MQM पाकिस्तान के मरकजी जिम्मेदारान के इजलास में उन्होंने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने के लिए कोशिशें कर रही है। पाक फौज के जवान शबो रोज़ बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से हालत जंग में हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हर काम का एक वक्त होता है और ये पाकिस्तान को दुरुस्त समत में चलाने का वक्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने कहा है कि ज़हीर अब्बास खोखर अदालत से फ़रार चाहते हैं। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे, इसीलिए अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। PTI रहनुमा ज़हीर अब्बास खोखर की जानिब से अपने खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दी गई दरखास्त में तारीख लेने पर रद्द-ए-अमल देते हुए अताउल्लाह तारक ने कहा कि आज मेरे वकला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। हमारे वकला की मुकम्मल तैयारी थी और तमाम दस्तावेज़ात भी मौजूद थीं। अगर इनके पास शवाहिद मौजूद थे तो ज़हीर अब्बास खोखर ने तारीख क्यों मांगी? बार बार तारीखें मांग कर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ज़हीर अब्बास ने अगर मेरी कामयाबी को चैलेंज किया है तो अब सामना क्यों नहीं कर पा रहे? पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका है। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल दीगर खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी के खिलाफ दायर इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर के जज जस्टिस राना जाहिद महमूद ने अपील पर समाअत की। दौरान समाअत ज़हीर अब्बास खोखर के वकला ने अदालत को मजीद दलाइल देने और केस से मुतालिक तैयारी करने की मोहलत तलब की। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की जानिब से बैरिस्टर हारिस अजमत और एडवोकेट चौधरी अहसन अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर हारिस अजमत ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, इसलिए दरख्वास्त को खारिज किया जाए। अदालत ने वकला से केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। NA 127 से अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी के खिलाफ ज़हीर अब्बास खोखर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मईशत के बारे में जब भी मुस्बत खबरें आती हैं तभी मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। तफसील मोहम्मद उवैस खटाना से। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के बायस मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट पेश करेगा। उन्होंने कहा कि मेशत के हवाले से झूठी खबरें शाया की जाती हैं जिनकी बाद में तरदीद आ जाती है। इसका मकसद माशी सरगर्मियों को नुकसान पहुँचाना है। पंजाब ने तो कम अज कम अपना 200 अरब रुपए की सरमायाकारी की है टी बिल्स की शक्ल में, और वो सरमायाकारी जो है IMF भी उसको सरमायाकारी कहता है। फाकी वजारत ख़जाना उसको भी अपनी तस्हीह करनी पड़ी। उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये तस्हीह शुदा जो मैंने डॉक्यूमेंट भी उस दिन आपके साथ शेयर किया, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद भी है। और उसके अंदर IMF ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो ख़बर है ये गलती पर जो है वो बनाई गई थी, और ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो वफाकी वजारत ख़जाना की इस वक्त वेबसाइट पे भी मौजूद है, और इसकी जो है वो तस्हीह कर दी गई है। कल एक खबर आई, वो ये थी कि UAE के अंदर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई सरमायाकारी की है, जो बिल्कुल सरीहन गलत खबर है। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब हुकूमत हेल्थ कार्ड में मजीद बेहतरी ला रही है और दूसरे सूबों से आने वाले मरीजों की बड़ी तादाद के पेश नज़र डायलिसिस कार्ड मुतारफ करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर पंजाब में कैंसर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भी बनाया जा रहा है। अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पार्टी की मरकजी क़यादत को चाहिए कि एहतजाज करना है तो अपने बच्चों को भी साथ लाएं। दूसरों के बच्चों पर सियासत करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। जब आप दूसरों के बच्चे निकाल के ला रहे हैं, अपने बच्चों को लगाओ ना आगे, उनको साथ लेके आओ अपने मरने मारने के लिए। दूसरों के बच्चे मरने मारने के लिए क्यों लेके आएंगे आप? सरकारी मुलाजिम जिनको 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दे के आप लाते हैं, या वो आएंगे या वो बेचारे बच्चे जो ब्रेन वॉश थे शायद, और उनको समझ में नहीं आ रही कि आप उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप उनको छोड़ के भाग जाते हैं और उन बच्चों का वाली वारिस कोई नहीं होता। आज तक वो 9 मई के अंदर जो बच्चे इन्वॉल्व हैं,
जो बच्चे जेलों में, कभी आज तक किसी ने उनके घर वालों से पूछा इनके साथ क्या हो रहा है? सूबाई वजीर ने कहा कि एक सूबे के वसाइल जल से जुलूसों पर खर्च करने की बजाय अवाम की फलाह व बहबूद पर लगाए जाएं। मोहम्मद वैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव के वाक़यात समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत दर्ज 3 मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मंजर अली गुल ने लाहौर की सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में समाअत की। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दूसरे मुल्जिमान को जेल में अदालत के रूबरू पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमात के चालान की कॉपियां मुल्जिमान को फराहम की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के गवाहों को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत 41 मुल्जिमान के खिलाफ अस्करी टावर जलाओ घेराव, थाना शादमान को नजर आतिश करने समेत दीगर मुकदमात की जेल में समाअत जारी है। उधर 9 मई को GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 120 मुल्जिमान पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। बानी PTI को इजाफी चालान की नकल फराहम की गई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 120 मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई हैं, जबकि मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और हमाद अजहर समेत 23 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने के अहकामात भी जारी कर चुकी है, जबकि इश्तिहारी मुल्जिमान के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी के अहकामात भी जारी हो चुके हैं। सानह 9 मई पर अवाम ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मुल्क के मुहाफिजों पर हमला लम्हा फिक्रिया है। पाक फौज कौमी सलामती की जामिन है। 9 मई के किरदारों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। वो हमारे फौजी तनसीबात में हमला करें या उन पे जो है वो वार किए जाएं, ये बिल्कुल गलत है। जब हमारे मुल्क के मुहाफिजों पे इस तरह का हमला हो तो ये पूरे मुल्क के लिए फ़िक्र की बात है और इससे जो है पूरी कौम का मोरल डाउन होता है। इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा आदमी हरकत ना दोबारा कर सके। फौजी हमारे मुल्क का खैरख्वाह है, वो हमारे मुल्क बचाएगा, ये किसी को हक देना नहीं चाहिए। पाक फौज का जो इदारा है उसके ऊपर कोई हमला करे, ज़ाहिर सी बात है वो तो दहशतगर्दी की उस पर दफात लगेंगे। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में कमी आई है। स्मोक की शिद्दत कम होने पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी कर दी गई है। मजीद तफसील वर्दा सलीम से। पंजाब में मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी आई है। आज सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने से सूरज भी दिन भर चमकता रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे 19 नवंबर से खोलने का फैसला किया गया है। महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूल 9:15 बजे खोले जाएंगे, जबकि तलबा और तालिबात समेत असातिज़ा और अमले पर मार्क्स की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया है। पॉल्यूशन को, स्मोक को कम करने के लिए जो बहुत ज्यादा लेवल बढ़ गया था, तो बहुत सारे स्टेप्स जो लिए गए थे बतदरीज जो है वो इसकी पाबंदियां जो है वो कम कर दी गई हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए हुकूमत की मौसर हिकमत अमली के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत कम होने पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी के लिए महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। हुकूमती इक़दाम के मुस्बत नताइज सामने आने से शहरियों ने सुख का सांस लिया है और उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में लाहौर और मुल्तान में भी स्मोक में कमी वाक़ई होगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने आवाम से स्मोक के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। मुतासरा इलाकों में लोग मास्क का इस्तेमाल करें और घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि हम गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें और ऐसी चीज़ का हिस्सा न बने जिससे कि ज़्यादा पोल्यूशन बने
और वो फिर स्मोक का हिस्सा बने और वो फिर तकलीफ का बायस बने। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जो दरख्त लगाने का प्रोग्राम बना रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर भी अपना हिस्सा और किरदार अदा करें, आए हम सब एक दूसरे को नफ़ा पहुँचाने का ज़रिया बने। मैं आप सब लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, स्मॉग के जहरीले माहौल से अपने आप को बचाइए। जहरीला माहौल पैदा कर दिया है स्मॉग ने मुल्क भर में, खासकर पंजाब की तरफ। अपने आप को इस जहर से बचाइए और घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का पहनना मत भूलिएगा। अपनी खातिर, अपने प्यारों की खातिर मास्क जरूर इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर कहना था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जुल्म की इंतहा करते हुए शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा कर लिया और फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। इसके बाद साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौरे सितम में यह जुल्म दोहराया और शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा देने के लिए उनके खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। शरीफ खानदान के लिए यके बाद दीगरे आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। मुल्क और कौम और रसूलों की खातिर शरीफ खानदान ने बरसों की मेहनत से चलने वाले निजी कारोबार के नुकसानात और जाती दुख बर्दाश्त किए। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौकिफ को दुरुस्त करार दिया है। मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली आज से शुरू हो गई। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 1 से 10 फरवरी तक बाकी हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। सरकारी हज स्कीम का कोटा 79,605 है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशिस्तें मुख्तस हैं। बैरून मुल्क से अमरीकी डॉलर्स में यकमुश्त अदायगी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 से मुतालिक मुकदमे में अखबारी इश्तिहार के जरिए मुतालिका फरीक को नोटिस की तामील कराने का हुक्म देते हुए समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इसी बेंच ने इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवार के लिए 50% से जायद वोट हासिल करने को लाजमी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि किस आईनी शिक के जरिए जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% वोट लेना लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले गए वोटों की तादाद पर कामयाब उम्मीदवार का तयन होता है। आईनी बेंच ने आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ गज़ा की सूरत हाल की, जहां पर इसराइली फ़ौज की मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इसराइली फोर्सेस ने गज़ा पर हमले तेज़ कर दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी के नतीजे में 76 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद जबकि 158 जख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में रिहायशी टावर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 72 अफराद शहीद और 20 यूँ जख्मी हो गए। मलबे तले बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं जबकि मशीनरी ना होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। शोहदा और जख्मियों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। शुमाली गजा में झड़पों में 2 इसराइली फौजी भी हलाक हुए हैं। शोहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 43,922 हो गई। उधर इसराइली लड़ाका तैयारे लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों पर बमबारी जारी रखे हुए हैं। बमबारी के नतीजे में हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद उफैफ समेत 6 अफराद जहाँ बहक हो गए। लेबनान में सेहूनी फोर्सेस के हमलों में 3,481 अफराद जहाँ बहक जबकि 14,786 जख्मी हो चुके हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने G20 सरबराही इजलास के मौके पर ब्राज़ील के हम मनसब लुइस डी सिल्वा से मुलाकात की। इस मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने इसराइली जाहिरियत के खिलाफ ब्राज़ील के मौक़िफ़ को काबिल तहसीन करार दिया। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को हथियारों और गोला बारूद की फ़रोख्त को रोकने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा समेत दुनिया भर में तनाज़ात को रोकने में नाकाम है। नाज़रीन, दुनिया की बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का इजलास कुछ देर बाद ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में शुरू हो रहा है। इजलास में गुर्बत के खात्मे, मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर अहम आलमी अमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन, चीन के सदर शी जिनपिंग, फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ,
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سمیت دیگر عالمی رہنما ریو ڈی جنیرو پہنچ چکے ہیں۔ اجلاس کی میزبانی برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کریں گے۔ برازیل کے شہر ساؤ پاولو میں کچھ روز دھماکوں کے بعد اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ G20 ممالک اپنی سفارتی اور اقتصادی طاقت کا استعمال کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ G20 ممالک دنیا کی معیشت کا 85% ہیں۔ G20 ممالک کو عالمی مسائل جیسے موسمیاتی بحران اور جنگوں کے حل میں قیادت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں امن قائم کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بنگلہ دیش میں ڈینگی وبا کی وجہ سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دکھ کی گھڑی میں اپنے بنگلہ دیشی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ہر ممکن مدد و تعاون کے لیے بھی تیار ہے۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی فوج نے متعدد بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے نوجوانوں کو ضلع بارہمولہ اور پلوامہ کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا ہے۔ شہری حقوق کے کارکنوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے اور کشمیری نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے پر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات بھارتی حکومت کی بکھلاہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5000 سے زائد کشمیری محض اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے نظر بند ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے مذاکرات کے ذریعے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ درینہ تنازع کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے بین الاقوامی مداخلت ناگزیر ہے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر پر مذاکرات کی غرض سے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے حریت قیادت سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے اور مقبوضہ علاقے میں نافذ کالے قوانین کو منسوخ کرے۔ دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے سربراہ طارق حمید قرہ نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت منتخب حکومت کو اقتدار کی منتقلی میں تاخیر پر بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ طارق قرہ نے دفعہ 370 کی بحالی کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ بی جے پی کی انتہا پسندانہ سیاست کے نتیجے میں ریاست منی پور میں تشدد کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے۔ 11 نومبر سے لاپتہ 6 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ریاست آسام کی حدود سے برآمد ہوئی، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے ریاستی وزراء اور 6 MLAs کی رہائش گاہوں پر حملہ کیا اور انہیں نظر آتش کر دیا۔ منی پور میں مئی 2023 سے جاری نسلی فسادات میں اب تک 415 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ 60,000 بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب خطے میں دہشت گردی پھیلانے اور دہشت گردوں کی پشت پناہی میں بھارتی کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ 1971 میں بھارت نے مکتی واہنی جیسی دہشت گرد تنظیم کو محب وطن پاکستانیوں کے خلاف حملوں میں استعمال کیا اور بے گناہ لوگوں خصوصاً بہاری کمیونٹی کے محب وطن پاکستانیوں پر وہ مظالم ڈھائے جس کی مثال نہیں ملتی۔ بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے محمد علاؤالدین بھی ان متاثرہ پاکستانیوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی عزت اور عظمت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ انیس سو 71 میں فوج میں بھرتی ہوا۔ 1971 وہ چیز تھا کہ جو بیان کرتے ہوئے جو ہے نا ایک دم کلیجہ جو ہے نا چھلنی ہو جاتا ہے۔ پورے ملک میں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت میں ہر جگہ آگ لگا دیا ہے۔ خیر بھائی، جس طریقے سے بھی ہم لوگ بھی جتنا اپنا بچت ہو سکا کیے ہیں۔ میں پہلے ادھر رہتا تھا ڈھاکے میں، ڈھاکہ سے پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے چٹاگانگ۔ وہاں جو مناظر ہم لوگوں نے دیکھا ہے نا، اللہ معافی دے، یعنی 45 ڈرم سر جو ہے نا، یہ گلا کٹا ہوا اپنے ہاتھوں سے میں نے اٹھایا ہے اور 45 ڈرم میں ہم نے اکٹھا کیا سارا، اور لاش جو ہے یہ روڈ پہ تھا اور 2 کھڈا کھودا، ایک میں لیڈیز ایک میں جینٹس کو میں نے دفن کیا بغیر کفن کا، گھروں سے چادر مانگ کے لپیٹ گیا۔ یقین جانے کہ وہ منظر میں بولتا ہوں کسی دشمن کو بھی نہ دکھائی گیا۔ پھر جب پاکستانی آرمی آئی بائی ایئر، ان کو اترنے نہیں دے رہے، پھر ہم لوگوں نے ان کو بڑی مشکل سے ان کو انٹر کیا اپنے علاقے میں، کچھ کو اپنے گھر میں رکھا، کسی کو کوئی گھر میں، کسی کو کسی گھر میں، پھر وہاں سے ان لوگوں نے جو ہے نا اپنا کینٹونمنٹ تک ان کو پہنچایا۔ پھر کینٹونمنٹ میں جانے کے بعد وہاں بھی وہی حال تھا۔ یہ تو سب بھاگ گئے، جیسے جیسے لوگ ایڈوانس کرتے گئے لوگ سب بھاگ کے انڈیا کراس کر گئے۔ پھر 1971 میں ٹکا خان صاحب آئے، انہوں نے بولا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھرتی ہو جائیں فوج میں، آپ لوگ آئیں، باہر آئیں۔
شمالی وزیرستان کے نوجوانوں نے میران شاہ کینٹ کا دورہ کیا اور GOC سے خصوصی ملاقات کی۔ نوجوانوں نے امن خراب کرنے والے انتہا پسند عناصر سے سختی کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران نوجوانوں کے کلیدی کردار اور ان کی انفرادی اجتماعی ذمہ داریوں پر مفصل گفتگو ہوئی۔ نشست کے دوران ملکی سیکیورٹی مسائل اور ان سے نمٹنے میں نوجوانوں کے مرکزی کردار اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ نوجوانوں نے پاک فوج کی اس کاوش کو بے حد سراہا اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان اور شام کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے شام کے سفیر ڈاکٹر رمیز الراہی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اسپیکر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے عوامی رابطوں میں اضافہ ہوگا۔ اسپیکر نے کہا کہ پاکستانی زائرین کو سہولت فراہم کرنے پر شام کی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے الجزائر کے سفیر ابراہیم رومانی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پاکستان الجزائر کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اسپیکر نے الجزائر کے پیپلز نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو پارلیمانی وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور صنعت و تجارت کے صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے لاہور میں اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ معیاری فنی تعلیم کے فروغ دے کر نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں صنعت کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اجلاس میں صنعت، تکنیکی تعلیم اور ہنر سے متعلق وفاقی اور صوبائی اداروں کے مربوط تعاون کو مزید بڑھانے کے بھی فیصلے کیے گئے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر مختار احمد بھرت سے ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات خصوصاً شعبہ صحت میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ پاکستان ایتھوپیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ سفیر نے شعبہ صحت میں پاکستان کی ترقی کو سراہا اور مل کر کام کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے معاشی اور ثقافتی تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ باکو میں COP 29 کے موقع پر ماحولیاتی تعلیم کے حوالے سے وزارتی مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کو نصاب میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ رومینہ خورشید عالم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے قومی نصاب میں موسمیاتی تعلیم کو شامل کیا ہے۔ اس حوالے سے پرائمری سے یونیورسٹی تک موسمیاتی آگاہی کو بڑھانے کے لیے خصوصی تعلیمی ماڈیول تیار کیا گیا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال چودھری نے الیاس احمد بلور کے اصال ثواب کے لیے منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر الیاس احمد بلور کی سیاسی اور سماجی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں، وہ محب وطن اور مخلص سیاستدان تھے۔ ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کی سالانہ کانفرنس میں پاکستان کے وفد نے ملک کی نمائندگی کی۔ فلپین کے شہر منیلا میں منعقدہ اس کانفرنس میں ایشیا بھر سے 20 ممالک کے 94 مندوبین نے شرکت کی۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی ڈاکٹر منیبہ افتخار کو شاندار کارکردگی پر بہترین ڈیلیگیٹ قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر منیبہ نے پاکستان کے ثقافتی ورثے اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا اور کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں ووٹ آف تھینکس کے لیے منتخب ہوئیں۔ اس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ ادھر پنجاب کے چند میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لہ -7 استور، کالام، سکردو -3 اور زیارت میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی۔ بھارت کو تحفظات ہیں تو ہم سے بات کرے۔ انہوں نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا 60% کام مکمل ہو چکا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقاص بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔
इजाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम में काम तेजी से जारी है, पूरी टीम मेहनत कर रही है। मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती कामों में आला मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। स्टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन की पेस किया है और 2 महीने पहले, 1 माह पहले और आज के दिन में कितना काम हो गया है। हमारी जो डेडलाइन है हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल दीगर तमाम टीमें पाकिस्तान आने पर रजामंद हैं। अगर भारतीय बोर्ड के कोई खदशात हैं तो दूर किए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। टेम्परेरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह ये है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। इससे कबल चेयरमैन पीसीबी ने कजाफी स्टेडियम का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मरकजी इमारत और पीसीबी हेड ऑफिस का भी मुआयना किया और काम को मजीद तेज करने की हिदायत की। प्रकाश भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी का मुख्तलिफ शहरों में सफ़र जारी है। ट्रॉफी टेक्सला और खानपुर के बाद एबटाबाद पहुंची तो उसे मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए पेश किया गया। तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी के हवाले से जोश व खरोश का इजहार किया और तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी को एबटाबाद से 36 किलोमीटर दूर 9500 फुट बुलंद ठंडियानी के पुरफजा मकाम पर भी रचाया गया। आखिर में ट्रॉफी को क्रिकेट स्टेडियम एबटाबाद मुंतकिल किया गया। ट्रॉफी को मरी और नथिया गली की भी सैर कराई जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी को कराची के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में मुनक्किद होगी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे T20 मैच में 7 विकेटों से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 118 रन का हदफ कैंगरूज ने 11.2 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। तफसील बता रहे हैं निसार मेहदी। तारीख न बदल सकी, पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर T20 मैच हराने में नाकाम। कैंगरूज ने सीरीज के तीनों मैचेस अपने नाम कर लिए। होबार्ट में कायम मुकाम कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन पूरी टीम 18.1 ओवर्स में 117 रन ही बना पाई। 41 रन बनाने वाले बाबर आजम का कोई भी साथ न दे सका। 6 खिलाड़ी सिंगल फिगर्स में ही अपनी विकेट खो बैठे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अरुण हार्डी ने 3 विकेटें हासिल की। स्पेंसर जॉनसन और एडम जंपा ने दो खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में कैंगरूज ने होम ग्राउंड और कंडीशंस का फायदा उठाते हुए 118 रन का हदफ 11.2 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया। 30 रन पर 2 विकेटें गिरने के बावजूद मार्कस ट्वाइनिस ने जारिहाना इनिंग्स खेली और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उन्होंने 27 गेंदों पर 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 5 चौके शामिल थे। Stoinis again, big. This time squarer. Oh, Stoinis another maximum away over mid-wicket. सीरीज में 8 विकेटें हासिल करने वाले स्पेंसर जॉनसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Led tonight by Marcus Stoinis. नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाज़िर खान को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।